सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज़ और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, ताकि जो है ये सीरीज़ भी प्रमोट हो सके और ये चैनल भी साथ में प्रमोट हो सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। इस वीडियो को आपको यूज़ कैसे करना है सबको पता है। सबसे पहले जो भी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहा है वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे आपको वीडियो पॉज करनी है, अपना आंसर खुद लगाना है और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखना है, ताकि आपका जो है इसमें मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, आपके माइंड में मैक्सिमम रिटेंशन हो सके उन चीज़ों का जो आपको नहीं आती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें बताना है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी के बारे में। आपने सुनी होगी ये, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इन्वॉल्व्स कंप्लीट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। देखो दो प्रोसेसेस होती हैं कार्बन को रिमूव करने की। एक तो है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होती है क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, ठीक है। एक होती है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, ठीक है। ये दो प्रोसेसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल होती है जो एटमॉस्फेयर से मेनली जो कार्बन को सक आउट किया जाता है ना, उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। तो एटमॉस्फेयर से तो मेनली CDR टेक्नोलॉजी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज मेनली कहाँ यूज होती है? ये होती है मेनली फॉसिल फ्यूल प्लांट जो होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वहाँ से, मतलब जो फॉसिल फ्यूल प्लांट्स होते हैं वहाँ से, या फिर जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको कैप्चर किया जाता है और उसको अर्थ के नीचे क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं क्या, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो ये बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर से लेती है, तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग होगी, ठीक है भाई। सेकंड है द टेक्नोलॉजी इज बेनिफिशियल फॉर द एमिशन दैट आर हार्ड टू वाइप आउट। ये बोल रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल इसलिए है बिकॉज इट बेनिफिशियल फॉर उन एमिशंस के लिए बेनिफिशियल है जो जिनको हम वाइप आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल उनको पकड़ के आप धरती के नीचे डाल सकते हो, उनको आप वाइप आउट नहीं कर सकते हो, इसलिए टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल है। कौन सी? कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज वाली। थर्ड है द टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर फॉसिल फ्यूल प्लांट्स एंड नॉट फॉर बायो इथेनॉल प्लांट्स। तो याद रखना ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है ये बायो इथेनॉल प्लांट्स के लिए भी यूज होती है, याद रखना, ठीक है। बायो इथेनॉल प्लांट्स में भी जो 95% ऑफ कार्बन एमिशंस है वो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज से ही किए जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉसिल फ्यूल प्लांट्स में भी यूज होती है और यहाँ पे बायो इथेनॉल प्लांट्स में भी यूज होती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो हमारी केवल एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? ए। समझ में आया क्यों हमारा आंसर ए आया है? अभी हमने देखी दो टेक्नोलॉजी देखी ना, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, और एक हमने देखी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, ठीक है। अभी न्यूज़ में क्यों है ऐसी टेक्नोलॉजी? क्योंकि अभी एक पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट, ठीक है। अभी नीति आयोग ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है किस पे, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पे, ठीक है। उसमें क्या एक ऐड हो गया, यूटिलाइजेशन, मतलब आप डायरेक्ट कार्बन को कैप्चर करके डायरेक्ट अर्थ में मत डाल दो या डायरेक्ट उसको स्टोर मत करो, जहाँ पे वो यूटिलाइज हो सकती है वहाँ पे उसको यूटिलाइज भी कर दो, फिर जो बची कुची जो भी बच जाए उसको स्टोर कर दो, ठीक है। तो ये मेनली है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज की पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो उसका भी, ठीक है, और उसका डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म बताया गया है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंस बताई गई है कि CCUS, मतलब इसको बोलते हैं कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज को बोलते हैं कार्बन CCUS, एमिशन रिडक्शन स्ट्रेटजी बताई गई है कि ये क्या है, एक एमिशन को रिड्यूस करने की एक स्ट्रेटजी है। इसमें ब्रॉड लेवल पॉलिसी इंटरवेंशन बताए गए हैं कि वो बहुत ज़्यादा जरूरी है वेरियस सेक्टर्स में। और क्यों ऐसा है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा इस पॉलिसी के बारे में बात हो रही है? क्योंकि इंडिया में जो पर कैपिटा CO2 एमिशंस है ना वो अबाउट 1.9 टन पर एनम है। कितने? 1.9 टन पर एनम है, जो ग्लोबल एवरेज से 40% कम है। वैसे तो ग्लोबल एवरेज से तो 40% कम है और चाइना से 1/4, चाइना का 1/4 है, लेकिन फिर भी काफ़ी है, ठीक है। पर एनम हम जो है पर कैपिटा CO2 एमिशन 1.9 टन करते हैं और इसको हमें और रिड्यूस करना है, ठीक है, क्योंकि हमें कार्बन न्यूट्रल भी तो होना है 2070 तक, ठीक है। तो उसी डायरेक्शन में ये स्टेप लिया गया है। ये देखो
कैसे ये प्रोसेस है, कैसे ये आपको इस पिक्चर के थ्रू समझाया गया है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, कैप्चर किया जाएगा, ठीक है। जो भी नेचुरल गैस प्लांट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, पावर प्लांट्स हैं या बायोइथेनॉल प्लांट्स हैं, वहाँ से क्या किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, कैप्चर किया जाएगा, ठीक है। कैप्चर कर लिया, अब फिर दूसरा उसमें क्या किया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। जो भी जितनी भी CO2 हमने ले ली उसको अंडरग्राउंड जो रिजर्वायर्स हैं, जो भी रोक मतलब फॉर्मेशन से बने हुए हैं, CO2 को उसमें क्या कर दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा हमें क्या किया जाएगा, फिर क्या होगा, CO2 जो स्टोरेज साइट तक कैसे आएगी, पाइपलाइंस के थ्रू, ट्रक्स के थ्रू, शिप्स के थ्रू, ठीक है। इस तरीके से हम ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद उसको यूटिलाइज किया जाएगा। यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, जो भी रिमेनिंग CO2 है उसको यूजेबल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स या फ्यूल्स में उसको चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या कर दिया जाएगा, इनहेंस्ड ऑयल रिकवरी इन अंडरग्राउंड रिजर्वायर, ठीक है। अंडरग्राउंड रिजर्वायर में उसका कुछ होता रहेगा और उसकी फिर आप रिकवरी कर सकते हो, ठीक है। ये मेनली इसकी प्रोसेस है। और ये और ज़रूरी क्यों हो जाता है, ये और ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया ने अभी अपने जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उनको भी अपडेट कर दिया है। क्यों, जैसे कि हमने बोला है कि भाई हम जो अपनी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, जो भी एनर्जी की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका 50% जो है हम कहाँ से बनाएंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से बनाएंगे। दूसरा हम जो भी हमारी एमिशन इंटेंसिटी है उसको 45% रिड्यूस कर देंगे 2030 तक, और हम न्यूट्रलिटी को 2070 तक करेंगे। नेट जीरो हम कब तक कर देंगे, 2070 तक करेंगे। टारगेट्स हमने और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और ज़्यादा वो कर दिए हैं, तो इसीलिए हमें उसकी तरफ अपने स्टेप्स भी उठा रहे हैं। तो हाँ, हमारा ये वाला जो क्वेश्चन हो जाता है ये हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बता रखा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में। किसके बारे में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इज नोन फॉर मॉइस्चर यूजुअली बीइंग कैरिड इन अपर एटमॉस्फेयर कंट्रारी टू इट्स ट्रॉपिकल काउंटरपार्ट्स वेयर द मॉइस्चर इज कैरिड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। बोल रहे हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं वो मेनली मॉइस्चर को अपर एटमॉस्फेयर में कैरी करते हैं, जबकि जो उसके ट्रॉपिकल काउंटर पार्ट्स हैं, मतलब ट्रॉपिकल लेवल पे जो भी वो होते हैं वो मेनली लोअर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर को कैरी करते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अपर एटमॉस्फेयर में कैरी करते हैं मॉइस्चर को। सेकंड है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फ्रीक्वेंट होते हैं और इनके स्पेस जो है लॉन्ग भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैव फिक्स टाइम ऑफ अराइवल एंड द प्रिडिक्शन ऑफ एन अपकमिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैन बी मेड 1 month बिफोर इट्स अराइवल। बोल रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैव फिक्स टाइम ऑफ अराइवल, बिल्कुल भी नहीं, याद रखना इनका कोई फिक्स टाइम ऑफ अराइवल नहीं होता, और इनका जो हम प्रिडिक्शन है वो केवल और केवल जो है 6 days बिफोर ही कर सकते हैं, अप्रोक्स 6 दिन से पहले ही कर सकते हैं, 1 महीने पहले हम नहीं कर सकते, और इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट कितने हैं, करेक्ट तो केवल 2 ही स्टेटमेंट है, किसके बारे में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ज्योग्राफी में आप इसको पढ़ोगे। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। अनलाइक द अर्थ व्हिच स्पिन एक्सिस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ अर्थ सोलर ऑर्बिट बाई 23.5 डिग्री। देखो मैंने एक दिन आपको पिक्चर भी दिखाई थी कि जो अर्थ की एक्सिस है वो कितनी टिल्ट हो रखी है, 23.5 डिग्री टिल्ट हो रखी है। बोल रहे हैं कि लेकिन मून की जो एक्सिस है वो केवल 1.5 डिग्री ही टिल्ट है। ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है कि मून की जो एक्सिस है वो केवल 1.5 डिग्री ही टिल्टेड है। सेकेंड है परमानेंटली शेडोल्ड रीजन ऑफ द मून आर ये। देखो परमानेंटली शेडोल्ड रीजन क्या होते हैं, PSR रीजन्स क्या होते हैं, ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे जो सनलाइट है वो कभी नहीं जाती, ठीक है। उन क्रेटर्स पे, उन पे नॉर्थ और साउथ पोल में ऐसी जगह है जहाँ पे सनलाइट कभी एंटर करती ही नहीं है, तो उनको बोलते हैं परमानेंटली शेडोल्ड रीजन। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है कि परमानेंटली शेडोल्ड रीजन उन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, दोनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमें करेक्ट बतानी है, तो करेक्ट क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। अब मैं इसमें आपको क्या बता सकती हूँ, ठीक है, परमानेंटली शेडोल्ड रीजन बोल रखा है और ये एक्सिस बता रखी है, तो दोनों ही सही है, आंसर आ गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, अल्मा मैटर डिक्लेरेशन ऑफ 1978 ये किससे रिलेटेड है। तो आपको ये शायद अगर आपने लास्ट ईयर की टेस्ट सीरीज की होगी तो उसमें भी पता चला होगा कि जो अल्मा मैटर डिक्लेरेशन है 1978 का, ये है प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, ठीक है, मेनली प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए है। इसमें इंपॉर्टेंस बताई गई थी कि ये फर्स्ट इंटरनेशनल डिक्लेरेशन था जिसमें PHCs की इंपॉर्टेंस पे ध्यान दिया गया था, ठीक है। तो अल्मा मैटर डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, PHC से रिलेटेड है। तो इसमें मैं क्या बताऊँ, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें मीटियोर शोर के बारे में बताना है, ठीक है भाई, देख लेते हैं मीटियोर शोर के बारे में। तो सबसे पहले है कि
हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन मीटियोर एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर एट हाई स्पीड दे बर्न अप क्रिएटिंग ए स्पेक्टेकुलर मीटियोर शोर। तो आपको पता होगा बिल्कुल, मीटियोर जब एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं वो जलने लगते हैं, तो मीटियोर शोर जैसा लगता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑल दी मीटियोर शोर ओरिजिनेट फ्रॉम एन एस्टेरॉइड, क्या ऐसा हो सकता है कि देखो सबसे पहले तो ऐसी स्टेटमेंट्स है ना रोंग ही होती है। ऑल दी मीटियोर शोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द एस्टेरॉइड्स, ऐसा नहीं है, कुछ कॉमेट्स से भी मतलब मेनली मीटियोर निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं गैशियस पार्टिकल होते हैं, एक तेल जैसा बन जाता है मीटियोर्स में, तो वो कुछ कॉमेट से भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही जो है वो मीटियोर और एस्टेरॉइड से ओरिजिनेट होते हैं, कॉमेट से भी होते हैं, ठीक है, याद रखना। और इसके बाद है जैमिनिड्स इज़ वन ऑफ द मीटियोर शोर, बोल रहे हैं कि जो जैमिनिड है वो एक टाइप का जो है मीटियोर शोर है। ये स्टेटमेंट सही है, ये एक मीटियोर शोर है और ये मेनली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है याद रखना, ये एस्टेरॉइड से मेनली, ये मीटियोर शोर मेनली किससे आया था, ये एस्टेरॉइड से आया था, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो ये सारी ही स्टेटमेंट है हमारी। तो हमारी दो स्टेटमेंट, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो करेक्ट हमारी कितने हैं, दो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं और एक स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमसे केवल करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीटियोर शोर के बारे में। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है फैक्टर कॉस्ट के बारे में। देखो भाई, इकोनॉमी का बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, आपके जो ये वाले क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल सही होने चाहिए। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट बोल रखा है कि द फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द प्राइस अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग फ्रॉम द मार्केट प्राइस द गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड एडिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो याद रखना फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, फैक्टर कॉस्ट निकाला जाता है जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं और सब्सिडीज को प्लस कर देते हैं। किसको कर देते हैं, तो हमें याद रखना इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना होगा और सब्सिडीज को प्लस करना होगा, तब फैक्टर कॉस्ट बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट दे रखी है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, ठीक है। समझ में आई आपको ये बात। देखो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए। सेकंड है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज यूजफुल टू सी हाउ कॉम्पिटिटिव मार्केट फोर्सेज आर। बिल्कुल जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे इसलिए निकाली जाती है कि हमें ये पता चल सके कि हमारी जो मार्केट फोर्सेज हैं वो कितने कॉम्पिटिटिव हैं और कितना जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो डिस्टोर्शनरी है। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करके देखा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स के कारण हमारे कितना ज़्यादा डिस्टोर्शन हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी बिल्कुल सही है। अब हमें देखो, अब हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, अब हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान रखना इसमें, ठीक है। आप ये क्वेश्चन एक आधे का गलत इसलिए हुआ होगा, उसने ये नहीं पढ़ा होगा कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट। हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये होगी हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये होगा क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें फैक्टर्स बताने हैं मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट के बारे में। बोल रहे हैं कि मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट के क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले है नेट फॉरेन करेंसी इनफ्लो। बिल्कुल नेट फॉरेन करेंसी हमारा इनफ्लो कितना हो रहा है वो भी एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करता है। ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी भी डिटरमाइन करता है। कमोडिटी डिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमी ऑन ग्लोबल सप्लाईज ये भी डिपेंड करता है, और फॉरेक्स रिजर्व ये भी डिपेंड करते हैं। ये सारी ही चीज़ें डिपेंड करती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे ही डिपेंड करते हैं, और अगर ये सारे फैक्टर्स फेवरेबल हैं तो जो हमारी करेंसी है वो क्या करेगी, तो हमारी करेंसी क्या करेगी, स्ट्रेंथन करेगी, ठीक है। अगर हमारे ये सारे ही हमारे उसमें हैं, फेवर में है, तो ये जो हमारी वो है क्या करेगी, करेंसी जो है वो स्ट्रेंथन करेगी। तो सारी ही स्टेटमेंट, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी, तो सारी ही स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ध्यान रखना इसको। मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट के बारे में पूछा है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में बोल रखा है। देखो जीडीपी डिफ्लेटर और ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स हैं, ये सारे किस चीज़ को मापते हैं, इन्फ्लेशन को मापते हैं, ध्यान रखना। होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब जितने भी होलसेल में सामान होते हैं उन सबको मापता है, ठीक है। सीपीआई जो कंज्यूमर यूज़ करते हैं उन मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेनली किन के इन्फ्लेशन को देखता है, जो मेनली कंज्यूमर यूज़ करते हैं। और जीडीपी डिफ्लेटर किन को देखता है, जो भी हमारी डोमेस्टिक मार्केट में सामान बना होता है ना, उसमें जितना इन्फ्लेशन हो रहा है उसको जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो कैप्चर करता है, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने इस पे, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल जितने भी न्यू हैं डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड हैं। अभी मैंने बोला फाइनल गुड्स और सर्विसेज है इकोनॉमी में एक साल में, उसको जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो मेजर करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उसी को मेजर करता है। सेकंड है सीपीआई की तरह जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे डिपेंड करता है। तो याद देखना जीडीपी डिफ्लेटर का यही फायदा है कि उसकी फिक्स्ड बास्केट नहीं होती है, उसकी बास्केट क्या होती है, चेंज होती रहती है, क्योंकि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो सामान है वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। सीपीआई की क्या है, हमारी फिक्स्ड बास्केट है। तो याद रखना ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। जीडीपी डिफ्लेटर की जो है वो फिक्स्ड बास्केट नहीं होती है।
ठीक है। थर्ड है व्हेन जीडीपी डिफ्लेटर इज नेगेटिव, इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में। तो याद रखना जब भी जीडीपी डिफ्लेटर नेगेटिव होता है ना, उसका मतलब होता है कि डिफ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन नहीं, क्या हो रहा है हमारा, डिफ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट तो हमारी केवल एक ही स्टेटमेंट है इसमें। ठीक है, ये है हमारी किसके बारे में बात चल रही है, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में बात चल रही है। और जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, नॉमिनल जीडीपी आपने पढ़ा होगा ना, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100, इससे मेजर करते हैं हम किससे, जीडीपी डिफ्लेटर को। ठीक है, तो ध्यान रखना ये हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। आंसर हो गया हमारा ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रखा है कोर इन्फ्लेशन के बारे में। आपने सुना होगा दो टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होता है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम सारी चीज़ों को मेजर करते हैं, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन में हम जो कोर है ना उसी को मेजर करते हैं। ऐसी चीज़ों को हटा देते हैं जो बार बार जिनका प्राइस चेंज होता रहता है, जैसे कि फ्यूल और फूड। ठीक है, तो जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कोर इन्फ्लेशन बन जाता है। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन बन जाता है। तो फूड और फ्यूल को हमें क्या करना है, कोर इससे माइनस करना है। तो याद रखना सेकंड और थर्ड को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यही पूछ रहे कि कोर इन्फ्लेशन क्या इंक्लूड नहीं करता है, डज नॉट इंडिकेट ए प्राइस राइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस कमोडिटीज में प्राइस राइज को नहीं बताता। तो कोर इन्फ्लेशन किसको नहीं बताता, फूड और फ्यूल को नहीं बताता है। फूड और फ्यूल के प्राइस चेंजेस को वो नहीं करता है और सबको करता है। और किसको बताता तो इसमें 1 और 4 आ जाते हैं, किसको नहीं बताता उसमें आ गया 2nd और 3rd। समझ में आया कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, जो जो गुड्स हैं उन मतलब फूड या वो चीज़ें हैं, अगर उनके प्राइसेस वोलाटाइल है तो उनको ये मेजर नहीं करेगा। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, लेफर्स कर्व के बारे में रिलेशनशिप बताना है कि लेफर कर्व क्या होता है। देखो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, लेफर कर्व क्या होता है। याद रखना टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि भाई देखो अगर आप यहाँ पे मान लो यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट अर्न करती है और यहाँ पे टैक्स रेट, बोल रहे हैं कि एक हद तक ऐसा होता है कि जब आप टैक्स मान ले, पहले तो दोनों जीरो है, टैक्स रेट अगर जीरो लगा रखा है तो टैक्स रेवेन्यू भी गवर्नमेंट का जीरो होगा। जैसे जैसे गवर्नमेंट जो टैक्स रेट को बढ़ाती है वैसे वैसे टैक्स गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू वो भी बढ़ता है, लेकिन वो एक हद तक ही बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, अगर जैसे जैसे आप टैक्स जो रेट है उसको बढ़ाओगे तो टैक्स रेवेन्यू जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये है टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, और ये क्या है, टैक्स रेट। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये टैक्स रेट है, ये टैक्स रेवेन्यू है, तो इसको बोलते हैं लेफर कर्व्स। ये क्या बोलते हैं, एट टाइम एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या हो जाएगा, जो टैक्स रेवेन्यू है वो कम होने लग जाएगा अगर आप टैक्स रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे। ये है मेनली ये है लेफर कर्व्स। ठीक है, ये क्या है, लेफर कर्व। ये बोल रहे हैं कि अगर आपका 0% टैक्स रेट है तो आपका रेवेन्यू भी क्या होगा, 0% ही होगा। अगर आपका 100% टैक्स रेट है, अगर आपने 100% टैक्स रेट कर दिया तो भी आपका जो रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमारा जो लेफर कर्व है वो टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में जो है वो डिफरेंस बताता है। तो इसी नोट पर जो हमारे टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। सो गाइज, अगर आपके इस जो टेस्ट है उसमें अगर आपके जो है 5 से लेके 7 तक जो मार्क्स आ रहे हैं, 5 से अगर 8+ आ रहे हैं देन यू आर फिनोमिनल। ठीक है, और अगर आपके 5 से लेके 7 तक आ रहे हैं देन यू आर इन अ गुड कंडीशन। और अगर 5 से नीचे आ रहे हैं तो गाइस थोड़ा सा आपने ना कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करो ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने आए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कहाँ पे आप एवरेज हो, कहाँ पे नीचे हो, कहाँ पे ऊपर हो। ठीक है, डेली यहाँ पे देख लिया करो अपने आप को। ये मैं डेली आपको बताती हूँ। ठीक है, कि इस टेस्ट में या फिर इन 10 क्वेश्चन में आपका जो स्कोर है वो क्या रहना चाहिए था। ठीक है, 8+ रह रहे हो तो फिर इट्स गुड इन दिस टेस्ट, है ना। और अगर मान लो कि आप 7-6 यहाँ पे हो तो फिर भी ठीक ही है, लेकिन अगर उससे नीचे हो तो फिर भाई आप थोड़ा सा और ज़्यादा डेली बेसिस पे क्वेश्चन करो और प्रीवियस क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहो। ठीक है, अगर आप भूल जाते हो, कई बार क्या करो ना, जैसे कि महीने का आपने उठा लिया, सीक्वेंस में वीडियोस होंगे ना, फटाफट से आप देखते चलो। 1 महीने की आप बहुत जल्दी देख दोगे, 1-2 घंटा लगेगा, आप सारी वीडियोस देख दोगे, सारे क्वेश्चंस देख लोगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस याद रहने चाहिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा ना, आपका 2-3 बार जो करंट अफेयर्स है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना रिवीजन करते रहो और इस सीरीज के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहो। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं और अपने फ्रेंड्स में इस जो वीडियो है, इस जो चैनल है उसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और इस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए और यहाँ तक बने रहने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।